जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज यानी कि एक्सरे का खोज किसने किया हुआ था? तो रोएंटगन ने किया हुआ था। एक्स किरण का आपको पता ही है कि टूटी फूटी हड्डियों की जानकारी लेने के लिए इसे एक्सरे का हम लोग एक्सरे कराते हैं। और चलिए बात करते हैं। हम लोग पहले बात कर लेते हैं सभी किरणों की, कौन इसके खोज करता है जैसे, और उसके साथ साथ उसका तरंगदैर्घ्य वगैरह बारे में भी हम लोग जान लेंगे। जो तरंगदैर्घ्य होता है और वेधन क्षमता और आयनन क्षमता, इन तीनों पे ऊपर हम लोग बात करेंगे सभी किरणों के ऊपर से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बीच के से शुरू करते हैं। बीच के शुरू मतलब बीच में कौन होता है? दृश्य किरण, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि श्वेत प्रकाश, जो कि भिग्योर के नाम से जाना, याद रखिएगा भिग्योर। तो वी से लेकर ऊपर की ओर यानी कि आर की ओर, यानी कि आर मतलब रेड, यानी कि लाल से लेकर नीचे में बैगनी तरंग का होता है। तो लाल रंग का तरंग 7800 एंगस्ट्रम होता है लगभग, बैगनी का 3900 एंगस्ट्रम होता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो बैगनी के होती है सबसे कम, तो बैगनी से कम का तरंग जिसका होता है उसको होता है पराबैगनी का होता है। पराबैगनी की खोज रीटर ने किया हुआ था, जबकि पराबैगनी से भी कम होता है यही एक्सरे का होता है, जिसकी खोज करता अभी हमने जाना कि रोएंटगन है। उसके अलावा जब इससे एक्सरे से भी कम होता है गामा किरण की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरेल ने किया हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग दृश्य किरण। तो जो हमने बताया दृश्य किरण का, उसका न्यूटन ने खोज किया था। अब उससे ऊपर सबसे अगर बात करेंगे लाल से ऊपर किसका होता है तरंगदैर्घ्य? तो अवरक्त किरण की होती है, जिसकी अवरक्त किरण की खोज किसने किया था? हर्शेल ने किया हुआ था। इंफ्रारेड जिसको कहा जाता है, नाइट विजन वगैरह में ज्यादातर उसके भी प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद अवरक्त किरण से भी थोड़ा सा ज्यादा उसका तरंगदैर्घ्य होता है लघु रेडियो तरंग का। लघु रेडियो तरंग का खोज किसने किया था? तो हॉर्ज ने किया हुआ था। उसके ऊपर होता है दीर्घ रेडियो तरंग का। तो दीर्घ रेडियो तरंग का होता है उसको मतलब मार्कोनी ने किया हुआ था। उसको लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो इस तरह से हमने देख लिया। उस याद रखिएगा सबसे ऊपर से नीचे घटते क्रम में आपको हम बता रहे हैं सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो आपको एथी का हो गया दीर्घ रेडियो तरंग का, उससे कम लघु रेडियो तरंग का, उससे कम दृश्य एथी अवरक्त किरण का, उससे कम होता है दृश्य प्रकाश यानी जिन्हें स्पेक्ट्रम कहते हैं श्वेत प्रकाश, उससे कम पराबैंगनी किरण का। पराबैंगनी से भी कम होता है ये एक्सरे का होता है, और एक्सरे से भी कम होता है गामा किरण की खोज मतलब गामा का होता है। उसी तरह से अगर बात करेंगे वेदन क्षमता में, तो सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरण की हो गई है, और उसके बाद सबसे कम किसका हो गया? तो आपका दीर्घ रेडियो तरंग का हो गया। उसी तरह से आपके आयनन क्षमता की अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक आयनन क्षमता की अगर बात करें तो आयनन क्षमता आपको देख लिया जाए तो वह दीर्घ रेडियो तरंग का हो गया, सबसे कम गामा किरण की हो गया। उसके तरह से जो ये होता है, इसके अलावा जो अल्फा बीटा जो गामा होती है, तो अल्फा क्या होती है? उसकी आनंद क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, जबकि सबसे कम गामा किरण की होती है। उसी तरह से अल्फा का सबसे कम होता है वेदन क्षमता, उसी तरह से गामा का सबसे अधिक खत्म होता है। इससे तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो एंगस्ट्रम में हम लोग मापते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रम, ए के ऊपर 0 लिख दिया जाता है तो ये एंगस्ट्रम का संकेत होता है, क्योंकि एक सिर्फ लिख देंगे तो यह एम्पियर हो जाता है, तो ए के ऊपर 0 दे देते हैं तो एंगस्ट्रम हो जाता है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। और ये कुछ आपको याद आ रहा होगा कि 10⁻10 मीटर होता है, ये परमाणु के जो परमाणु का आकार होता है उसका होता है। उसके अलावा अगर नाभिक की बात करेंगे तो परमाणु का नाभिक होता है 10⁻15 का, याद रखिएगा 10⁻15 होता है उसका नाभिक का होता है, ठीक है। क्योंकि माइनस में इसलिए डिजिट आपको ज़्यादा जो बढ़ा हुआ डिजिट होता है वह सबसे छोटा ही होता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि स्पेक्ट्रम के ऊपर, तो यानी कि उसको बैजनी या पिनाला कह देते हैं शॉर्टकट में हम लोग। और उसको जब याद रखिए, जब वह प्रिज्म से गुजरता है, एक से प्रकाश की किरण होती है तो उसके चाल में परिवर्तन होता है। जब चाल में परिवर्तन होता है तो बेग में परिवर्तन होता है। जब उसका बेग में परिवर्तन होता है तो उसका विचलन होता है, विचलन होता है, ठीक है। उसके यानी कि मार्ग में विचलन, मार्ग में जो अथी हो जाती है, जो सीधी न जाकर थोड़ा सा तिरछी मुड़ जाती है, उसको विचलन कहते हैं। विचलन के साथ साथ उसका क्या हो जाता है कि अपवर्तन हो जाता है। और उसी तरह से अगर अपवर्तन होता है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलता है, उसकी है आवृत्ति। तो आवृत्ति जो है ना, जब से प्रकाश से गुजारी जाती है प्रकाश को, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। साथ ही साथ जो ध्वनि है उसका भी आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो नहीं बदलती है, याद रखिएगा। तो आवृत्ति ही एक ऐसा है जो कि प्रकाश हो या ध्वनि में हो, उसका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के पश्चात कोई तरह के परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। उसी तरह जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें से सबसे कम, सबसे ज़्यादा जिसका विचलन होता है वह बैगनी रंग का होता है, सबसे कम होता है वह लाल रंग का होता है। उसी तरह से प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का होता है, इसीलिए वो दूर तक जाता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो मतलब वह काफ़ी दूर तक ले नहीं जा पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि भूकंप को वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसको सिस्मोग्राफी यंत्र के द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा, ये ग्राफ से है। वैसे भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मो का अर्थ होता है भूकंप और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। उसे भूकंप यानी कि भूकंप विज्ञान। और इसको जब यह भूकंप आया कि नहीं आया, इसको ये ग्राफ के द्वारा याद किया जाता है, तो वही है सिस्मोग्राफ से इसको किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा भूकंप आया था कितना मतलब
तीव्रता के साथ आया है तो उसको रिएक्टर स्केल से हम लोग मापते हैं। रिएक्टर स्केल कितना होता है तो उसका डिजिट होता है 1 से लेकर 9 तक होता है रिएक्टर स्केल का। हालांकि रिएक्टर स्केल कब हुआ था तो 1935 ईस्वी में, याद रखिएगा। अमेरिका के वैज्ञानिक था, मतलब वह रिएक्टर उन्हीं ने किया हुआ था, याद रखिएगा। एक नाभिकीय रिएक्टर हुआ एक अलग होता है, याद रखिएगा। वह उससे ऊर्जा का वहाँ अथी उत्पादन किया जाता है, लेकिन यह है रिएक्टर, याद रखिएगा। हालांकि एक मार्केली स्केल होता है, मार्केली स्केल पे होता है वह 1 से लेकर 12 तक उसमें डिजिट दिया हुआ रहता है, लेकिन अब यह उसका प्रयोग नहीं होता है। एक रॉस फेरी स्केल भी होता है, याद रखिएगा। रॉक्स फेरी स्केल भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो अभी तक रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल में जो होता है 1 से लेकर 9 तक में, उसमें एक जो होता है जो उसमें 1 और 2 के डिजिट के बीच में, यानी कि उसको क्या मतलब उसको 10 अथी में 10 के यानी कि लघुगणक के रूप में लेकर चला जाता है, यानी कि 1 और 20 के बीच में 10 का अंतर होता है। जैसे हम लोग कहते हैं 1.2, तो 1.2 से लेकर 1.9 जाएंगे, उसके बाद ही ना 2 आएगा, तो उस तरह से ठीक है जाता है। अब सबसे भयानक अगर भूकंप की हम लोग बात करेंगे तो सबसे भयानक जो भूकंप मतलब होता है के रूप में जो होता है उसका जो से कि 7 जैसे कि आसपास में जैसे चला जाता है, यानी कि 6.2 से लेकर 7 के आसपास में जाता है, सबसे भयानक भूकंप के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग भूकंप के ऊपर। भूकंप के तरंगे कौन तरह के होते हैं? भूकंप की तरंगे 3 तरह की होती है, यानी कि याद रखिएगा। प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है और एक एल तरंगे होती है, जिसको धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। तो प्राइमरी तरंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी तरंग कैसा है? प्राइमरी तरंग याद रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग किसको कहते हैं? जो सघन और विरल के रूप में गमन करता है उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, और इसकी चाल लगभग होती है या ठोस द्रव गैस तीनों में मतलब यथी गमन कर जाती है। इसकी चाल होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखिएगा। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या ठोस द्रव तीनों से मतलब यथी कर जाती है। हालांकि यह सबसे कम विनाशकारी होता है। उसी तरह से बात करते हैं द्वितीय तरंग कौन सी है? तो द्वितीय तरंग जिसको सेकेंडरी तरंग कहते हैं, इसकी चाल लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और यह सिर्फ और सिर्फ ठोस से होकर ही गुजरती है, द्रव और गैस से नहीं होकर गुजरती है। और जो तीसरा जो तरंग है वह एल तरंग है, जिसके धरातलीय तरंग कहते हैं। एल तरंग मतलब इसको HD लव ने खोज किया था, इसलिए एल तरंग इसको कहा जाता है, या HD लव तरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरह की तरंगे हैं, याद रखिएगा। जबकि सेकेंडरी हमने बोला अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मतलब श्रृंग और गर्त के रूप में जो तरंगे गमन करती है उसे अनुप्रस्थ कहते हैं, जैसे कि प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ ही है। जबकि अनुदैर्घ्य की बात है, अनुदैर्घ्य हमने बताया यानी कि ध्वनि भी एक अनुदैर्घ्य यानी सघन और विरल के रूप में गमन करता है। तो हमने सबसे याद रखिएगा सबसे खतरनाक अगर कोई तरंगे है तो वह एल तरंगे है। एल तरंगे ही सबसे ज्यादा विनाश का कारण बनती है। इसका लगभग चाल होती है लगभग 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसलिए काफी धीरे धीरे आती है, सबसे ज्यादा विनाश करके जाती है, चूंकि HD इसका लव ने खोज किया हुआ था। उसी तरह से अगर बात करते हैं जिस जगह पर भूकंप क्या है उत्पन्न होती है, तो उस जगह पर उसके केंद्र को भूकंप का केंद्र कहते हैं, यानी कि फोकस कहते हैं, और उसको सेंटर कहते हैं। जैसे ही जब भूकंप की जिस केंद्र वहाँ पर उत्पन्न हुआ था और पृथ्वी के धरातल से उसको मिला दी जाती है, तो उस जगह से क्या कहा जाता है? उसको EP सेंटर कहा जाता है। EP सेंटर यानी कि अधिकेंद्र कहा जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ पे आती है, तो सबसे अधिक भूकंप प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। इसलिए प्रशांत महासागर को उसके पेटी को क्या कहा जाता है? उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भूकंप जो होती है वो आने के कई सारे कारण होते हैं। भूकंप का आने के कारण जैसे ज्वालामुखी के फट जाने से भी भूकंप आ जाता है, और अगर मानवीय हस्तक्षेप मतलब अगर परमाणु विस्फोट वगैरह कराई जाती है, हाइड्रोजन बम या परमाणु बम, तो उस समय भी भूकंप आ जाती है। और इसके अलावा और अगर कोई कोयला के खदान वगैरह जो ब्लास्ट कराया जाता है उस समय भी भूकंप आने की पूरी संभावना रहती है। वैसे सबसे ज़्यादा भूकंप आती है वो प्लेट के घिसकने से होती है। प्लेट विवर्तकी सिद्धांत जो होता है ना, प्लेट टेक्टोनिक, उसके वजह से घिसकाव के कारण ही होती है, भूकंप आती है अक्सर। और भारत में अगर बात किया जाए तो भूकंप जो होते हैं उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलती है। भारत में सबसे भयानक अब तक भूकंप 2001 में गुजरात के भुज वाला स्थान पे आया हुआ था, याद रखिएगा। सबसे उस समय भयानक था, उसकी तीव्रता माननी जाती है 6.4 होती है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर भयंकर अगर किसी का आया हुआ था तो वह भूकंप आया हुआ था चिली में आया था, याद रखिएगा। कब? वह चिली में आया था, 1960 के ईस्वी के आसपास में आया था। उसकी तीव्रता 9.5 थी, यानी कि सोचिए सबसे भयानक इस समय यह भूकंप था। इसके अलावा है जो उत्तर भारत है वह ज़्यादातर जो मतलब फेमस है, जैसे कि पहाड़ी हिमालय से सटा हुआ जैसे भी है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर यहाँ पे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश वाला, ये सब क्षेत्र में लगभग भूकंप वाला क्षेत्र का पेटी ही माना जाता है। जबकि दक्षिण भारत में भूकंप की पेटी नहीं मानी जाती है, क्योंकि वहाँ के जो दक्षिण भारत जो है यानी प्रायद्वीपीय जो है मतलब भारत है वह ठाड़ के रूप में देखने को मिलती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सॉलिड कठोर है। उसके नीचे से क्या होती है? प्लेटें जल्दी घिसकती नहीं है, तो उधर की तरफ में कम आती है, और उत्तर भारत की तरफ में ज़्यादातर देखने को भूकंप मिलता है।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसे हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी था, हुआ है 1909 ईस्वी में यह पहुंचा हुआ था उत्तरी ध्रुव पे। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो एमुंडसेन, जो कि नॉर्वे का था। याद रखने का, वो कहाँ का है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, वहीं पर जो है नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो जो एमुंडसेन जो कि नॉर्वे का था, यानी कि उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र की तरफ में, वह दक्षिणी ध्रुव पे आया हुआ था। हालांकि अगर बात करेंगे दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला भारतीय व्यक्ति कौन है, तो गिरिराज है। याद रखिएगा कौन है? गिरिराज सिंह है। जबकि वह कहाँ के है? उत्तर प्रदेश के से, वही दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा था। खास बात क्या है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव यहाँ 6 महीना तक दिन रहता है और 6 महीना तक रात रहता है। जबकि उत्तरी ध्रुव की अगर बात करेंगे तो वहाँ उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में है, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र वाला में भारत की एक शोध संस्थान वहाँ पे छोड़ा गया। उसका क्या नाम रखा गया? हिमाद्री। याद रखिए, उत्तरी ध्रुव की तरफ में जो छोड़ा गया शोध संस्थान वह हिमाद्री है। उसी तरह से ग्रेट हिमालय का भी नाम हिमाद्री ही रखा गया है। हाँ, उसकी तरह से दक्षिण ध्रुव की बात करेंगे तो दक्षिण ध्रुव पे भारतीय शोध संस्थान भी और भी है। तो उसमें जैसे कि मैत्री हो गया, भारती हो गया, दक्षिण गंगोत्री, ये सब भारतीय शोध संस्थान 3 गो है दक्षिण ध्रुव की तरफ में, एक गो है उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में। यानी कि दक्षिण में है जो अंटार्कटिका, जबकि उत्तरी ध्रुव में है आर्कटिक क्षेत्र वाला में देखने को मिलती है। उसी तरह से अगर बात करते हैं, जैसे चुंबक भी रहता है, उसमें भी 2 गो ध्रुव होता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। वैसे जो उत्तरी ध्रुव का हम लोग नॉर्मल चुंबक जो उत्तर दिशा की ओर होती है तो वह हम लोग कह देते हैं वह उत्तरी ध्रुव है, जबकि दक्षिण की ओर होती है उसे दक्षिणी ध्रुव कह देते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपोजिट है, वैसे मान लिया जाता है, लेकिन जो वाकई में जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वह उत्तरी ध्रुव न करके वह दक्षिणी ध्रुव है, इसलिए दक्षिणी है, यानी कि प्लस है। और जबकि चुंबक का है उत्तरी वाला वो माइनस है, इसीलिए प्लस और माइनस 2 असमान आवेशों के बीच ही आकर्षण बल लगता है। तो जो कि चुंबक जब उत्तर की तरफ जो उत्तरी जो ध्रुव मतलब है चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, चूंकि उत्तर की तरफ आकर्षित हो गया इसका मतलब उधर दक्षिण रहा होगा, लेकिन इसको मतलब यह काफ़ी भीतर का डीपली है। आपको थोड़ा सा जानकर हैरानी भी हो सकता है कि हाँ आप सर जो बता रहे हैं ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, लेकिन गलत नहीं है रियल में, क्योंकि जब प्लस और माइनस होता है उधर की तरफ ही होता है। अब जरा सोचिए, उत्तरी ध्रुव जो पृथ्वी का है उत्तरी ध्रुव, यानी कि वो भी माइनस, और चुंबक का भी है माइनस माइनस हुआ तो एक दूसरे को अथी कर देगा ना, विकर्षित कर देगा, एक दूसरे की तरफ नहीं होगा। ये आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से भारतीय शोध संस्थान के साथ साथ जो है उसको जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी के बारे में आपको जानना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि रेडियो सक्रियता को जो आविष्कारक है कौन है, तो हेनरी बेकुरल है। अब हम लोग बात करते हैं रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है, तो यह GM काउंटर है उससे माप की जाती है। रेडियो सक्रिय होता क्या है, जब बात करते हैं तो रेडियो सक्रिय एक ऐसा तत्व होता है जिससे 3 तरह की किरणें उसमें से स्वतः ही उत्पन्न होती है, अल्फा बीटा गामा किरणें। आखिर ये कैसे होती है? जैसे ही परमाणु संख्या जिसके 83 हो जाती है, जिसके परमाणु के नाभिक में 83 प्रोटॉन हो जाते हैं और नाभिक क्या हो जाती है, अस्थायी हो जाती है। अस्थायी होने के पश्चात ही स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका नाभिक में उसके परमाणु संख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे ही उसमें परिवर्तन होता है अंतिम रूप से, जैसे अल्फा बीटा गामा जब किरणें निकलती है तो अंतिम रूप से याद रखिएगा सीसा में, यानी कि PB, यानी कि सीसा में, यानी सीसा का परमाणु संख्या कितना होता है 82, इसमें आकर परिवर्तित हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में, उसका क्या क्या प्रकृति के बारे में बताया गया है। उसी तरह से अल्फा किरणें जो होती है वह एक हीलियम नाभिक के समान होती है, जबकि बीटा किरणें क्या होता है, तो बीटा किरणें वह इलेक्ट्रॉन के समान होती है, जबकि गामा किरणें याद रखिएगा किसके समान होती है, फोटोन के समान होती है। फोटोन यानी कि लगभग प्रकाश की ऊर्जा के बराबर ही इसकी होती है। उसी तरह से अगर बात करेंगे अल्फा किरण का, तो एक अल्फा किरण के निकलने से याद रखिएगा 2 परमाणु संख्या और 4 परमाणु भार की, यानी कि चूंकि यह हीलियम है ना, तो हीलियम यानी कि यह क्या होगा, ये 2 और ऊपर से 4 हो गया। याद रखिए हीलियम के नाभिक के समान, इसलिए 2 परमाणु संख्या और 4 परमाणु भार की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है उस तत्व में। उसी तरह से एक बीटा किरण के निकलने से क्या हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की उसमें वृद्धि हो जाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो गया तो उसको परमाणु संख्या में ही वृद्धि हो गया, तो याद रखिए परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाती है। जबकि गामा किरण के निकलने से कोई संख्या में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, यानी कि परमाणु संख्या और परमाणु भार 10 के 10 ही हो जाते हैं। उसी तरह से अगर बात करेंगे तो अल्फा किरण पर होती है वह उस पर प्लस आवेश होता है, यानी कि धनात्मक होता है, बीटा पर ऋणात्मक होता है, जबकि गामा पर कोई तरह के आवेश नहीं होता है। उसी तरह से जैसे ही अल्फा बीटा गामा किरणें, तो उसकी अल्फा किरणें जब निकलती है वहां से सबसे पहले अल्फा निकलती है, तब जाके बीटा निकलती है, सबसे अंतिम में गामा किरण निकलती है। जैसे ही अल्फा किरण जब निकलती है वह जो है ऋण आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती है। आकर्षित इसलिए हो जाती है क्योंकि यह धनात्मक थी, इसलिए वह ऋणात्मक की तरफ में मतलब झुक जाती है, उधर की तरफ आकर्षित हो जाती है। उसी तरह से बीटा किरणें है जब निकलती है या धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती है, इसलिए हो जाती है क्योंकि यह खुद पहले से इलेक्ट्रॉन के समान थे, इस पर
माइनस आवेश था उसी तरह, जबकि गामा किरणें वो सीधे निकलकर ऊपर की तरफ चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उस पर कोई आवेश ही नहीं है, इसका आवेश शून्य है, आवेश ही शून्य है। उसी तरह से गामा किरण की सबसे ज्यादा वेदन क्षमता होती है, जबकि अल्फा किरण की वेदन क्षमता सबसे कम होती है। जबकि आयनन क्षमता की अगर बात करेंगे तो अल्फा किरण की सबसे ज्यादा होती है, जबकि गामा किरण की आयनन क्षमता सबसे कम ही होती है। और उसी तरह से याद रखिएगा, ये सब एक दूसरे, आयनन क्षमता हो गया और इसमें उल्टा का संबंध देखने को मिलता है, यानी कि विपरीत का, यानी कि वेदन क्षमता और आयनन क्षमता में उल्टा का संबंध है। उसी तरह से अगर बात करें हम रेडियो सक्रिय, ये काफी भयानक होता है। हालांकि इसकी पीछे में हेनरी बेकरल था, इसके अलावा मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियर, ये दोनों भी एक ऐसी रेडियम की खोज किए हुए थे, उन दोनों को भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इसमें जो रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं वो अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करती है, उसे उत्सर्जन के पश्चात क्या क्या होता है आपको हम बता ही दिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि रमन प्रभाव का आविष्कारक कौन है? तो ये सीबी रमन है, ये भारतीय ही वैज्ञानिक थे, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया हुआ था। इसके लेकर ही इनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। यह पहला भारतीय थे, इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला था। याद रखेगा, सबसे अगर भारतीय हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन व्यक्तियों को कब कब नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, 1913 में उनको गीतांजलि के लिए मिला हुआ था। और उसके अलावा ये जो सीबी रमन है 1930 में इनको मिला था। अरविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। और मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में जो कि शांति के क्षेत्र में मिला। एस चंद्रशेखरन जो था 1983 में उनको मिला हुआ था। इसके अलावा BS नायपॉल को भी मिला था 2001 में। कैलाश सार्थयार्थी आपको याद होगा, कैलाश सार्थयार्थी 2014 में मलाला यूसुफजाई के साथ में इनको मिला हुआ था। और उसके अलावा जो एथी है वो कैलाश सार्थयार्थी के बाद में जो मिला था अभिजीत बनर्जी और उसकी पत्नी एस्टर डुफ्री था, 2019 में। याद रखिएगा, कब? 2019 में उनको मिला हुआ था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के ही व्यक्ति थे, हालांकि उनकी पत्नी जो है एस्टर डुफ्लो एक विदेशी महिला है। उसी तरह से अगर बात करेंगे ये सीबी रमन को, इनको सीबी रमन को मतलब जो हुआ था, इनको पूरा नाम, सीबी रमन का पूरा नाम क्या होता है? चंद्रशेखरन जो होता है वेंकट रमन इनको कहा जाता है। यह दक्षिण भारत के ही व्यक्ति थे। याद रखेगा, इनको भारत रत्न भी दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में सबसे पहली बार यही थे, मतलब ये सीबी रमन थे। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीनों व्यक्तियों को दिया गया था इसको भारत रत्न 1954 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश के नाम से जाना जाता है। वैसे में ये मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश इसको क्या कहा जाता है? क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव के सबसे नज़दीक में स्थित है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यहीं पे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, खास बात क्या है कि नॉर्वे का, क्योंकि यह जब सूर्य की जब किरणें 23.5 डिग्री लंबवत जब पड़ जाती है इधर कर्क रेखा के आसपास में, तो इसकी थोड़ी सी तिरछी किरणें यहाँ पे उत्तरी ध्रुव के आसपास में चली जाती है। तो इसके पश्चात में क्या होती है कि यहाँ पे ये जो नॉर्वे है, यहाँ आधी रात में भी सूर्य को थोड़ा सा रोशनी देखने को मिलता है, इसलिए इसको मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। तो आप सोच रहे हो कि ये उत्तरी ध्रुव के, दक्षिणी ध्रुव की तरफ में क्या है ऐसा? तो चूंकि दक्षिणी ध्रुव की तरफ में भी एक समय आता है कि जब वहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, लेकिन उधर के दक्षिणी ध्रुव क्या है, एक बहुत बड़ा अंटार्कटिका आप जानिए रहे, हिम का खंड है यानी कि बर्फ का, वहाँ पे अभी तक कोई ऐसा देश है संभव नहीं, हालांकि रह पाए वहाँ पे शीर्ष संस्थान, इसलिए दक्षिण की तरफ में नहीं है। तो यह है मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश नॉर्वे। उसी तरह से सूर्य का उगता हुआ देश में जापान का है, और जबकि डूबता हुआ वाला में याद रखेगा तो ब्रिटेन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में है प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में यहीं पे आम चुनाव हुआ था। अगर चुनाव की बात करेंगे तो उसकी चर्चा कितना अनुच्छेद में मिलती है? 324 से लेकर 329 तक। याद रखिएगा, 324 से लेकर 329 तक देखने को मिलती है। अगर भाग में बात करेंगे तो भाग इसका 15 में दिया गया है चुनाव के बारे में। जैसे कि 324 क्या कहता है? 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा किया गया, जबकि 325 में वोटर लिस्ट के बारे में चर्चा है। 326 में है उसमें वोट देने का अधिकार, यानी कि एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, जो कि अभी वर्तमान में 18 वर्ष है, लेकिन इससे पहले 61वां संविधान संशोधन 1989 में, याद रखिएगा, 21 वर्ष से घटाकर कितना 18 वर्ष कर दिया था वोट देने का अधिकार का। उसी तरह से अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम क्या है गवर्नर जनरल कौन से? तो वह भारतीय थे, श्री राजगोपालाचारी थे। याद रखिएगा, यह इसमें भारतीय पूछा गया है कि मतलब प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर। अगर यह भारतीय न पूछ के अगर पूछ दिया जाता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, कौन है स्वतंत्र भारत के? तो लॉर्ड माउंटबेटन है।
हम लोग बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल से जुड़ी हुई सभी बातें। जिस तरह से जैसे इलाहाबाद की संधि हुआ था, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, उस समय क्या किया गया, रॉबर्ट जो क्लाइव थे उसको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। तो ये बंगाल का गवर्नर थे 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक। लेकिन जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो 1774 ईस्वी में क्या किया गया, बंगाल के अब गवर्नर पद को हटा दिया गया और गवर्नर पद हटा के उसमें जनरल शब्द जोड़ दिया गया। हमने क्या बोला, जनरल। तो इस तरह से बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। गवर्नर जनरल कौन बन गया, तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, उसको वारेन हेस्टिंग्स इस तरह से भी बोला जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स ही था। इस तरह से कुछ समय तक इस तरह का भारत का गवर्नर जनरल चल रहा था। लेकिन जैसे ही 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है, 1800 याद रखेगा, 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है, उस समय 1833 के तहत क्या किया गया, अब बंगाल का गवर्नर जनरल को मतलब बदल करके पद को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया। इस तरह से पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बन गए थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए। लेकिन यह अब इतना न ज़्यादा हो गया था गवर्नर जनरल पद बदनाम, क्योंकि 1857 की जैसे ही क्रांति होती है तो 1858 का एक्ट आता है। तो जैसे 1858 का याद रखिएगा, 1858 का एक्ट आता है, तो इस तरह से क्या किया जाता है कि अब भारत का गवर्नर जनरल जो पद है उस पद को समाप्त करके एक वायसराय ला दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं, बस एक बदनाम पद हो गया था, उसके बाद उसके जगह पे एक वायसराय ला दिया गया और एक अन्य मतलब पद जो है कि सचिव ला दिया गया। इस तरह से भारत का क्या कहा जाए कि भारत का अंतिम अगर गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। और लॉर्ड कैनिंग, उसके अलावा हम अब बात करेंगे तो भारत का पहला वायसराय कौन हुआ, तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही हुआ। और उसके बाद ये वायसराय पद ऐसे ही आगे की तरफ चलते रहा। और इस तरह से वायसराय जो पद रहा हुआ 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है, उसके पश्चात में वह वायसराय, चूंकि भारत आज़ाद हो रहा होता है तो इसलिए अब वायसराय पद हटाकर उसको क्या कहा जाती है, उसको लाया जाता है गवर्नर जनरल फिर से वापस। तो इस तरह से 1947 ईस्वी के एक्ट के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत में अब वह समाप्त हो जाती है गवर्नर जनरल, और अब हो जाता है, चूंकि अब भारत स्वतंत्र हो चुका था इसलिए स्वतंत्र भारत, अब कह दिया जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि भारतीय में हमने आपको बता दिया कि ये तो कौन थे, तो ये थे श्री राजगोपालाचारी रहे थे। तो यही इसका गवर्नर जनरल और अथी से वायसराय सबसे जुड़ा हुआ है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो 545 सीटें। हालांकि अभी मतलब 545 सीटें के लेकर बोला गया, लेकिन कुल कितना होती है, 550, याद रखिएगा 550। हालांकि 2 इसमें एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, अब उसको हटा दिया गया है। और अभी जो 545 है, तो अब इसमें से चूंकि 2 हट गया, चूंकि देखिए अधिकतम कितना था 550, लेकिन है कितना 545, लेकिन अब इसमें से 2 एंग्लो इंडियन हट गया था, इसलिए 2 एंग्लो इंडियन हटने के पश्चात अब याद रखिएगा अभी कितना हो गया है, तो 543 लोकसभा के सीटें। लोकसभा को पहला सदन कहा जाता है, इसको निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है। कि युवाओं का इसलिए क्योंकि इसमें मात्र 25 वर्ष की उम्र में आप इसका चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। यह और जनता का सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन, क्योंकि जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इसमें चुनाव में भाग लेती है अपना वोट देने के लिए। इसके अलावा इसको मतलब क्या कहा जाए, गुंडे मवालियों का भी सदन कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर आजकल जन्मे करते हैं नेता वगैरह चुना के जाता है, तो बहुत सारा क्रिमिनल केस वगैरह बहुत सारा लदाया हुआ रहता है, याद रखिएगा। जबकि यह क्या होते हैं, अस्थायी सदन, इसलिए क्योंकि यह भंग हो जाती है। जस्ट इसके अपोजिट में अगर बात करेंगे तो राज्यसभा होती है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उसको विद्वानों का सदन कहा जाता है। विद्वानों का इसलिए क्योंकि लगभग 30 वर्ष की उम्र में इसमें आते हैं लोग सभी चुनाव करते हैं, इसको विद्वानों का सदन कहते हैं। साथ ही साथ अस्थायी सदन कहते हैं राज्यसभा को, इसलिए अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि उसके जो होता है 1/3 सदस्य है प्रत्येक 2 वर्षों पर, याद रखिएगा कितना, 1/3 सदस्य क्या होते हैं 2 वर्षों पर चुना कर आते हैं, फिर उतना ही रिटायर हो जाते हैं, इसलिए उसका अस्थायी सदन कहा जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य की बात करेगा कि उसका कितना होता है कार्यकाल, तो उसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होता है। उसी तरह संसद के 3 अंग होते हैं, संसद के 3 अंग में राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। अगर आपकी राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 का चर्चा देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है लोकसभा है, वो लोकसभा 81 में है, जबकि राज्यसभा 80 में क्या गया। जबकि संसद की बात करें तो संसद वह 79 में है, तो यानी कि संसद 79 में हो गया, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, और जबकि 52 में है राष्ट्रपति पद के बारे में चर्चा किया गया है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे लोकसभा, अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला ही है, जबकि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आएगा आपको तो हम बताएंगे कि अकबर के पिता का नाम क्या था, तो हुमायूं ही था। और हुमायूं के जो अपना 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से उन्होंने शादी किया हुआ था, तो 1542 ईस्वी में राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर ने
अकबर ने बहुत सारे युद्ध वगैरह किया हुआ था, उसने सामाजिक सुधार वगैरह किया हुआ था। अगर बात करेंगे स्थापत्य कला में इसने, तो अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि संस्कृत का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। तो अकबर ने जिस पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि सूर्यवंश का शासक था। और ये जो सूर्यवंश था ना, द्वितीय अफगान वंश था। इससे पहले भी एक अफगान वंश आ चुका था, किसके समय में, वह इब्राहिम लोदी की जो था ना, लोदी वंश, वह पहला अफगान वंश था। उसी तरह से अगर बात करते हैं अकबर का, तो इसने गद्दी पे 1556 साल की 1556 से लेकर 7 इसका संरक्षक हुआ बैरम खान था। और अगर बात करेंगे अकबर के गुरु के रूप में, तो सिया गुरु इनका कौन थे, अगर सूफी गुरु के रूप में बात किया जाएगा तो सलीम चिश्ती थे। और उन्हीं का मतलब सलीम चिश्ती, उन्हीं के नाम पर उसने सलीम जहांगीर को अपने बेटा का नाम रखे हुए थे। इसके अलावा इनके अगर बात करेंगे राजनीतिक गुरु कौन थे, तो अब्दुल लतीफ थे। राजनीतिक गुरु अब्दुल लतीफ थे, हालांकि वह इनको पढ़ा लिखा नहीं पाए थे। इसके अलावा आध्यात्मिक गुरु की बात की जाएगा तो सिख धर्म के जो तीसरे गुरु थे वह अमरदास थे, वह आध्यात्मिक गुरु थे। इसलिए उन्हें अमरदास से भेंट करने गोविंदवाल में गए थे, तो उनके आशीर्वाद के पश्चात इनके बेटा का जहांगीर का जन्म हुआ था। उसने 500 बीघा इसको जमीन दे दिए थे। इसके अलावा अगर बात करेंगे अकबर के काल को, तो अकबर के काल में बहुत सारे सामाजिक सुधार वगैरह किया गया है। जैसे कि सामाजिक सुधार में अगर बात किया जाएगा तो 1562 ईस्वी में, याद रखिएगा हमने क्या बोला कि 1562 ईस्वी में, 1562 में हुआ था वह हरमदल से मुक्ति और दास प्रथा का अंत किए हुए थे। जबकि 1563 ईस्वी में, 1563 में जो हुआ था तीर्थ यात्रा कर समाप्त हो गया था। जबकि 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति कर दी गई थी। जबकि अलावा 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुआ था। फतेहपुर सीकरी के इसके बाद इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुआ था। इबादत खाने में सभी लोगों के आने की अनुमति जो हुआ था वह 1578 में हुआ था। जबकि मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में होता है। जबकि दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 1582 में। और इसके अलावा इलाही कैलेंडर जो एक जारी हुआ था वह 1583 में हुआ था। तो ये इलाही कैलेंडर था। उसी तरह से हिजरी संवत भी था 622 ईस्वी में। हर्ष संवत जो था वो जो 606 ईस्वी में। इसके अलावा जो गुप्त संवत था 319 से 20 ईस्वी में था। उसके अलावा अगर बात करेंगे मतलब अभिषेक संवत है तो 78 ईस्वी में। एक विक्रम संवत भी आता है जो कि 58 ईसा पूर्व में है। इस तरह से कुछ कुछ संवत यानी कि समय के अनुसार वह कैलेंडर जारी हुआ था, उसके बारे में हमने बताया। और याद रखेगा, और इसने जिससे ही 1585 ईस्वी में अपने राजधानी को वापस जो है कि फतेहपुर सीकरी से लाहौर लेकर चला गया था। जबकि इसने 1571 ईस्वी में इसने आगरा से जो फतेहपुर सीकरी ने राजधानी लाया गया था अकबर का। और अकबर का मकबरा कहाँ पे, सिकंदरा में, यानी कि फतेहपुर सीकरी के आसपास में। इनके गुरु जो थे सलीम चिश्ती, उनका भी मकबरा वहीं पर देखने को मिलती है। और इसने गुजरात भी अभियान भी उसने किया हुआ था। गुजरात अभियान के तहत 1571-72 में से उसमें जो गुजरात अभियान के तहत मुजफ्फर तृतीय था उसके साथ में युद्ध करके उसने जीत लिया था। इसके अलावा इसने पहली बार गुजरात अभियान के तहत ही समुद्र को इसने देखा हुआ था। जबकि अकबर के दरबार में अगर अंग्रेज आए थे तो रॉल फिंच, याद रखेगा रॉल फिंच, जबकि विलियम फिंच कहेगा तो वह जहांगीर के समय में। जबकि रॉल फिंच जो था अकबर के दरबार में आने वाला व्यक्ति था। अब अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा हुआ था। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न में जैसे अबुल फजल हो गए, फैजी हो गया और उसके बाद तानसेन हो गए और बीरबल हो गया, मुल्ला द प्याजा। इस तरह से इसके 9 रत्न रहते थे। इसके समय में ये 9 रत्न थे। 9 रत्न एक और व्यक्ति के समय में रहता था बहुत सालों पहले, याद कीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि उसको विक्रमादित्य सबसे बड़ा कहा जाता है, उसके समय में 9 रत्न रहता था। उसी तरह से अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था। जबकि अष्टप्रधान की अगर बात की जाएगी तो मराठा वंश में पेशवा शिवाजी के समय में अष्टप्रधान हुआ करता था। उसी तरह से अगर इसका अकबर ने पानीपत जो हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, याद रखें हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस समय जो हुआ था भारत का इसका अकबर की तरफ से मान सिंह थे और आसफ अली जो कि उसने युद्ध में नेतृत्व किया हुआ था और जीत लिया था। इसके पश्चात में बिहार पर भी आक्रमण अकबर ने करने वाला पहला ही शासक था मुगल वंश का। 1500 हुआ था वो 74 से लेकर याद रखेगा 76 तक लिया हुआ था। 1574 से 76 में बिहार का दाऊद खान लोहाजी उसके साथ में इसने अकबर ने युद्ध किया हुआ था। और अकबर की अगर बात किया जाए सबसे अंतिम युद्ध कौन था तो 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का युद्ध था जिसमें उसने घूस देकर उसको किसी तरह से उसको जीता हुआ था। और अकबर देखा जाता है भारत में सबसे मुगल वंश से सबसे मतलब अच्छा व्यक्ति माना जाता है और इसे किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर सेन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। हमने आपको बताया था कि 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको मिला हुआ था। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को करने का आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया था। इस तरह से कितना हो गए थे टोटल देश, तो 19 देश हो चुके थे जिसने यूरो को अपना लिया था। अभी अगर देखा जाए वर्तमान में तो यूरो को अपनाने वाला 20 देश हो गया। अब 20वां देश कौन सा है याद रखेगा, तो वह 20वां देश है वह क्रोएशिया है। कौन सा है, क्रोएशिया, जो कि इसी
वर्ष 1 जनवरी 2023 को उसने यूरो मुद्रा को अपना लिया। इस तरह से क्रोएशिया जो है वह 20वां नंबर का देश हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का। यूनिटी का मतलब होता है एकता है, क्योंकि भारत में सभी मतलब राज्यों का एकीकरण का रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाए हुए थे, इसलिए इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता के प्रतीक के रूप में इसको कहा गया है। यह रामवीर सुतार ने इसका बनाया हुआ था और इसको L&T कंपनी ने बनाया हुआ था। यह गुजरात के मतलब गुजरात में हो, नर्मदा नदी के तट पे बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितना है? सबसे विश्व में सबसे ऊंचाई 182 मीटर के ऊंचाई पे यह बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर इसके अलावा और भी हम लोग बात करते हैं इससे जुड़ा हुआ, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी है। इक्वलिटी का अर्थ होता है समानता। समानता अगर मैं बात किया जाए तो वह मतलब हैदराबाद तेलंगाना में बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता को लेकर। कौन सा है उसमें बने हुए? था रामानुजाचार्य का वह प्रतिमा बना हुआ है जो विश्व का दूसरा। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ जो पीस है वह शांति का प्रतीक है। वह कहाँ पे? स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के लातूर जिला में भी स्टैच्यू ऑफ पीस है, याद रखेगा। वह विजय वल्लभ महाराज सूरी का वह बना हुआ है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ पीस यानी कि एक और है रामानुजाचार्य का स्टैच्यू ऑफ पीस है, जो कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का भी श्रीनगर में स्थापित किया गया अमित शाह के द्वारा। उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 4 फीट है, यानी कि उसको शांति का प्रतीक कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ पीस। उसी तरह से स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखेगा। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है? महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि उनसे ज़्यादा और कोई नॉलेज का भारत में अगर डिग्री हासिल करने वाले कोई नहीं थे। स्टैच्यू ऑफ, याद रखेगा, नॉलेज कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। इस तरह से स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र हो गया। स्टैच्यू ऑफ पीस एक राजस्थान में भी हो गया, एक रामानुजाचार्य का स्टैच्यू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। जबकि इक्वलिटी की अगर बात की जाएगा तो वह हैदराबाद तेलंगाना में हो गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में हो गया। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इससे जुड़ा हुआ तो फिर आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में किसने बनाया था? तो राणा कुंभा ने इसको बनाया हुआ था, याद रखिएगा। हालांकि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, सबसे छोटा का कौन है? तो गोवा है। राजस्थान में जयसमंद झील, राजसमंद झील है, लुनकर नसर झील, ये सब राजस्थान में ही देखने को मिलती है। जबकि सांभर झील है वह स्थलीय क्षेत्र में से घिरा हुआ सबसे बड़ा झील यही है, सांभर झील है। जबकि तटीय क्षेत्र में झील कौन सा? चिल्का झील उड़ीसा में। जब सबसे अधिक लवणीय झील चिल्का झील ही उड़ीसा में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 0.001 mm के बराबर होता है, या इसको ये बोल सकते हैं 1/1000, याद रखेगा, इतना होता है। जबकि एक माइक्रोन बराबर वैसे रूप में देखा जाए तो 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। उसी पर 10⁻�9 को नैनोमीटर कहते हैं, उसी तरह से -12 को पिकोमीटर, -15 को फेमटो और -18 को एटो कहा जाता है। उसी तरह से अगर इसको है जो कि माइक्रोन, याद है माइक्रोन यानी कि 10⁻⁻6 हमने बोला है। उसी तरह प्लस वाला को मेगा कहा जाता है। तो 10+1 वाला को -1 वाला को डेसी, -2 वाला को सेंटी, -3 वाला को मिली और -6 वाला को माइक्रो, -9 वाला को नैनो, -15 वाला को पीको, -12 वाला को पीको, -15 वाला को फेमटो, -18 वाला को एटो कहा जाता है। उसी तरह से 10⁻+1 को डेका, 10⁻2 वाला के हेक्टो, 10⁻+3 वाला के किलो, 10⁻+6 वाला को उसको मेगा, 12 वाला को टेरा, 15 वाला का पेटा और 18 वाला को एक्सा, इस तरह से कहा जाता है। अगर बात करेंगे 1 माइक्रोन, तो ये हमने बोला 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर, यानी कि 1 यानी कि 10 को 6 दे दीजिएगा तो हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो इसी तरह से बदल जाता है तो इतना हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन के दौरान को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जबकि वेग कैसा है? एक सदिश, वेग कैसा? एक सदिश राशि है। त्वरण भी एक सदिश राशि ही स्थित है। जबकि चाल क्या है? एक अदिश राशि है। अगर वेग के हम लोग बात करते हैं, वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि इसका त्वरण कैसा मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कि वेग का LT क्या होता है? इसका वेग का होता है इसका, यानी कि अगर बीमा की अगर बात करेंगे तो त्वरण का LT-1 होता है, LT-1 होता है। जबकि इसका क्या होता है कि वेग का सिर्फ LT होता है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो है कि मतलब संश्लेषण किसके द्वारा विधि द्वारा होती है? तो यह चालन विधि द्वारा होती है। याद रखिए चालन विधि को होता है सिर्फ ठोस में होती है, जबकि द्रव और गैस में क्या होती है? संवहन विधि द्वारा। जबकि वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा, पानी वगैरह गर्म हो जाता है वह सब संवेदन विधि द्वारा। संवहन विधि होता है क्या? जिसके कणों के क्या होता है? स्थानांतरण होता है, उसके कारण स्थानांतरण हो जाता है, उसको संवहन विधि ही कहते हैं। और ये जो है, जबकि चालन क्या होता है? कण एक दूसरे से स्थानांतरित नहीं करते बल्कि ऊष्मा के एक दूसरे से परिवर्तित एक दूसरे में कर देते हैं, उसके
कारण हो जाती है। और जबकि ऊष्मा को याद रखेगा, ऊष्मा को हम लोग किसमें मापते हैं? कैलोरी में। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो शरीर वगैरह भोजन में खाते हैं उसमें क्या होती है, हमें टूट फूट के पश्चात में उसमें ऊष्मा प्राप्त होता है। ऊष्मा को क्या किस रूप में मापा जाता है? कैलोरी के रूप में मापा जाता है। जबकि ताप को केल्विन में, याद रखिएगा, ताप को हम लोग केल्विन में मापते हैं, जबकि ऊष्मा को हम लोग कैलोरी के रूप में मापते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में बताया गया है कि जो मतलब व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी जो है कि शहरी क्षेत्रों में, तो वह व्यक्ति क्या है, वह गरीब नहीं होगा, वह एक निर्धारित किया गया है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं ऊष्मा का, तो याद रखिएगा यह ऊष्मा जो है हमें, और एक और याद रखिएगा, एक ऊष्मा है जो कि सूर्य के प्रकाश जो आती है वह विकिरण माध्यम से, उसके गमन करने के लिए कोई उस अथी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह डायरेक्ट विकिरण के रूप में आ जाती है, सूर्य के प्रकाश। और याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश जब आती है वह लघु रेडियो तरंग के रूप में आती है, जब जैसे इधर से परावर्तित होने लगती है वह दीर्घ रेडियो तरंग के रूप में उत्सर्जित होती है। लेकिन वायुमंडल की परतों द्वारा यानी कि CO2 के द्वारा वह रोक दिया जाता है, इसीलिए पृथ्वी क्या आ जाती है कि गर्म रहती है। जैसे ही किसी मतलब, और ऊष्मा का याद रखें एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे ऊष्मा जब ऐसी जाता है एक से दूसरा में, तो याद रखें जैसे ऊष्मा का क्षय होता है तो वह वस्तु ठंडी हो जाती है, जिसमें ऊष्मा जाके मतलब घुस जाती है यानी कि प्रवेश करती है, वह वस्तु क्या हो जाती है, वह गर्म हो जाती है। इस तरह रेगिस्तानी वगैरह क्षेत्र में देखिएगा दिन के समय में ऊष्मा जब मिलता है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही रात होता है तो पालू क्या होता है, तेजी के साथ ऊष्मा का क्षय होता है, ऊष्मा का क्षय ज़्यादा से होने के साथ रात में क्या हो जाता है, बहुत कड़ाके की ठंड वगैरह भी पड़ती है। और जैसे ही यहाँ पे याद रखिएगा जब सूर्य के प्रकाश जैसे पृथ्वी पर पड़ती है तो याद रखिए कुछ धाराएं वगैरह भी चलती है, जैसे कि समुद्री धाराएं हो गया है। उसके अलावा जैसे समुद्र में जो धाराएं वगैरह होती है चलती है, उसमें भी ऊष्मा के ही कारण देखने को मिलती है। वैसे तो जो विषुवतीय क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है तो वह विषुवतीय क्षेत्र में गर्म वाला क्षेत्र है, जबकि ध्रुवीय वाला जो होती है वह ठंडी क्षेत्र होती है। चलिए, अगर और भी आएगा इससे जुड़ा हुआ डिस्कशन वगैरह तो हम आपको देंगे। इसी तरह से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक मात्रा में। हालांकि हमने यह डिस्कशन वीडियो आपके लिए खास तौर से हमने समय को बचत कर देखते हुए हमने इसको बनाते हैं आपको, जिसके आप कम क्वेश्चन में आपको उससे जुड़े हुए आसपास, क्योंकि आजकल के एग्जाम में क्या हो रही है कि क्वेश्चन जो होते हैं उसके आसपास से ही बनता है, उसके याद रखिएगा। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लगाने से आपको रिजल्ट नहीं होने की संभावना है, लेकिन जब उससे आप आसपास का जुड़ा हुआ जितने सारे क्वेश्चन बनता है, अगर आपको वह याद है और रिविजन आप कर लेते हैं और मेरे वीडियो से आपको रिकॉल हो जाता है, आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही आपको बेनिफिट होगा। चलिए ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।